मित्रों, गुलचक्र की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन पॉलिटी का क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है। जा करके प्लेलिस्ट में आप सारे क्लास देख सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, एकदम जीरो लेवल से क्लास को स्टार्ट किया गया है। कंटेंट के साथ किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। इतने समय जो आपका क्लास चल रहा है वो संविधान सभा चल रही है। संविधान सभा हमने पूरा डिटेल से क्लास लिया हुआ है। जा करके आप जो है प्लेलिस्ट में देखेंगे, देन ये वाला क्लास आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, चूंकि बैकग्राउंड हमने वहां पर दे दिया है, ठीक है ना। संविधान सभा की मांग कब कब हुई, अगस्त प्रस्ताव में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन में क्या हुआ, क्रिप्स मिशन में क्या हुआ, बेवल योजना में क्या हुआ, शिमला समझौता में क्या हुआ, है ना। संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ, किन किन क्षेत्रों से चुनाव हुआ, सारा कुछ हमने डिटेल से डिस्कस कर दिया है। उसको देखने के बाद ही ये क्लास आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आज बारी है बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की। हम लोग देखेंगे बी आर अम्बेडकर साहब का जो चुनाव हो रहा है वो आजादी से पहले, मतलब कि जो 389 सदस्यों की संख्या है उसमें कहां से चुन के आते हैं। फिर आजादी के बाद चूंकि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घट जाती है, सीटों की संख्या घट करके 389 से 299 हो जाती है, तभी कहां से संविधान सभा में एंट्री करते हैं। तो सारा कुछ डिटेल से देखने वाले हैं। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज पूरी तरह संविधान सभा को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आते हैं, शुरुआत करते हैं। अब यहां पे समझना जरा, सबसे पहले जो है संविधान सभा में एंट्री जो है बी आर अम्बेडकर साहब आजादी से पहले 389 सदस्यों की जो संख्या है, इसमें एंट्री वो बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं, ठीक है ना। एक ध्यान से तुम सुनिएगा कि बॉम्बे से क्या करते हैं, बी आर अम्बेडकर साहब चुनाव लड़ते हैं। यहां पर अनुसूचित जाति महासभा के संघ से जो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस के द्वारा इनको हार का सामना करना पड़ता है। फिर होता क्या है कि भाई बी आर अम्बेडकर साहब का तो संविधान सभा में रहना बड़ा जरूरी है। ऐसे में जैसुर खुलना का एक क्षेत्र है जो बंगाल का क्षेत्र है, ठीक है ना। हालांकि आजादी के बाद ये पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हो जाता है, लेकिन तब तो जो है एक अखंड भारत के रूप में था। तब ये जो है 389 सदस्यों की संख्या में ही था। ऐसे में जो है जैसुर खुलना से बंगाल का जो क्षेत्र था, वहां से जोगेंद्र नाथ मंडल ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सदस्य थे। इन्हीं के सहयोग से और लीग के सहयोग से बी आर अम्बेडकर साहब क्या करते हैं, जयसुर खुलना से ये चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ करके फिर कहां आते हैं, 389 सदस्यों की संख्या में शामिल होते हैं। अभी देश की आजादी नहीं हुई है, देश का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन समस्या क्या है, जयसुर खुलना से जब ये जीत कर आते हैं 389 सदस्यों की संख्या में, फिर उसके बाद 15 अगस्त 1947 देश का जब विभाजन होता है तो सदस्यों की संख्या 299 हो जाती है। अब समझना जरा, इधर पाकिस्तान और इधर पूर्वी पाकिस्तान, तो ये जो जयसुर कुलना वाला क्षेत्र है ये पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है। अब बी आर अम्बेडकर साहब को तो इंडिया का संविधान का निर्माण करना है, पाकिस्तान का तो करना नहीं है। अब इनको जहां कहां आना पड़ेगा, 299 सदस्यों की संख्या में आना पड़ेगा। मतलब कि ये भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, भारत की संविधान सभा में इनको शामिल करना पड़ेगा। ऐसे में राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या किया कि बॉम्बे के ही एक पीएम थे उतने समय, बीजी खेर, एकदम ध्यान से सुनिए, बॉम्बे के पीएम थे बीजी खेर, इनको लेटर लिखते हैं राजेंद्र प्रसाद। कहते हैं कि पूना से जो एम आर जयकर साहब जो है संविधान सभा में एंट्री लिए हैं, इनको बोलिए कि आप इस्तीफा इनको दें, एम आर जयकर को। और फिर जो है बॉम्बे के जो पीएम थे बीजी खेर साहब एम आर जयकर को लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि काम करिए, आप इस्तीफा दीजिए। और एम आर जयकर इस्तीफा देते हैं। तो अब यहीं से पुणे से ही बी आर अम्बेडकर साहब क्या करते हैं, उपचुनाव लड़ते हैं। और बी आर अम्बेडकर साहब फिर जो है 299 सदस्यों की संख्या में आजादी के बाद भारत में एंट्री लेते हैं संविधान सभा में। कहां से एंट्री लेते हैं, एटलीस्ट पूना से एंट्री लेते हैं। तो आपका जो अब ऑप्शन होगा कि संविधान सभा में कहां से चुन के आए थे बी आर अम्बेडकर साहब, तो वो पूना से चुन के आए थे, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं संविधान सभा, उसकी समितियां, उसकी बैठक वगैरह सारा कुछ डिटेल से देखने वाले हैं। अभी आपको ध्यान में रखना है, 389 सदस्यों की जो संख्या है वो क्या करेगी कि बैठक करेगी संविधान सभा की, ठीक है ना। एकदम ध्यान से सुनिए, अभी आजादी से पहले की हम बात करेंगे, मतलब कि 389 सदस्यों की संख्या ये जो है यही संविधान सभा की अभी बैठक कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अब यहाँ पर देखना जरा, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगर पूछे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, बार बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस दिन क्या हुआ था, 211 सदस्य इसमें पार्टिसिपेट किए थे। कितने सदस्यों में से, 389 सदस्यों में से, ठीक है ना। मेरे प्यारे भाई, अब संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो गया है ना। हमने बताया कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो गया, उसमें 208 सीट कांग्रेस को मिली, 73 सीट जो है आपका मुस्लिम लीग को मिली, 93 सीट जो है देसी रियासतों से, और 15 सीट जो है छोटे छोटे दलों से। ये हमने कल के वीडियो में पूरा पढ़ा दिया है। यहां पर अब बैठक करेंगे ना, अब संविधान निर्माण की बात तो करेंगे,
तो इसीलिए जो है संविधान सभा की अब बैठक हो रही है। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कितने सदस्य पार्टिसिपेट किए? 211 सदस्यों ने जो है इसमें भाग लिया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। अच्छा, जब मुस्लिम लीग बहिष्कार करती है तो विंस्टन चर्चिल का एक स्टेटमेंट आता है कि संविधान सभा की बैठक एक ऐसा विवाह है जिसमें दुल्हन ही गायब है। तो मतलब ये दुल्हन जो है किसको मान रहे हैं? मुस्लिम लीग को मान रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर जरा देखना कि आपको 2 पॉइंट मिला। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, 211 सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, मुस्लिम लीग बहिष्कार करती है, विंस्टन चर्चिल का स्टेटमेंट आता है, फिर अस्थायी अध्यक्ष यहां पर चुना गया, मतलब कि प्रोटेम स्पीकर का चुनाव हुआ। और हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि जो हमारे यहाँ बुजुर्ग सदस्य होते हैं या फिर सीनियर सदस्य होते हैं उनको हम लीडरशिप देते हैं। तो जो उतने समय सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये एक प्रकार से जो है सीनियर सदस्य थे कह सकते हैं, तो इनको अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया। तो 9 दिसंबर 1946 जो पहली बैठक हुई थी उसमें ये सब सारी जो है बातें आपको याद रखनी है। फिर 2 दिन बाद दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। अब यहां पर क्या किया जाता है कि राजेंद्र प्रसाद साहब का चुनाव कर लिया जाता है स्थायी अध्यक्ष के रूप में। हाँ, यहां पर उपाध्यक्ष भी चुने जाते हैं, 2 लोग बनते हैं, एक एस.सी. मुखर्जी और दूसरा टी.टी. कृष्णमाचारी। दोनों लोगों को याद करना है, दोनों पूछा गया है। ठीक है ना। अब मतलब कि मेरे प्यारे भाई, ये आपको याद रखना है कि 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक होती है इसमें स्थायी अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है और उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णमाचारी सर को चुना जाता है। ठीक है ना। आते हैं तीसरी बैठक। तीसरी बैठक बेहद इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर 1946, 2 ही दिन बाद। देखिए, 2 दिन बाद ये हो रही है, 2 दिन बाद ये हो रही है। ठीक है ना। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है और पंडित नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उद्देश्य प्रस्ताव, इसलिए ना कि यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के इंडिया का प्रियम्बल बनता है, संविधान का प्रियम्बल या संविधान का प्रस्तावना बनता है। इसी का अपडेटेड रूप, इसी का जो है आधुनिक रूप, इसी का जो है संशोधित रूप। ठीक है। अब यहां पे देखना जरा कि ये डेट पूछा गया है कि कब जो है पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा में। 13 दिसंबर 1946। किसने पेश किया था? पंडित नेहरू साहब ने पेश किया था। क्या पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव। कब इसको स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा? बार बार पूछता है, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है ना। संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया। अब पूछता है कि क्या संविधान सभा का जो है द्वारा जो स्वीकार किया गया उद्देश्य प्रस्ताव, इसी का जो है मॉडर्नाइट या संशोधित रूप क्या प्रस्तावना कहलाया? बिल्कुल वही, क्या आगे चलकर ये बना? प्रस्तावना बना। आगे देखते हैं उसको पूरी तरह। देखना, हमने कहा कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। 22 जनवरी 1900 जो है 47 को इसको स्वीकार कर लिया जाता है संविधान सभा के द्वारा। तो इसमें क्या क्या बातें थी कि आगे चल के ये उद्देश्य प्रस्ताव बन गया, उद्देश्य का बन गया, प्रियम्बल बन गया भारत का। तो समझना जरा, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव में क्या कह रहे हैं नेहरू साहब? कह रहे हैं कि भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाए, पहला पॉइंट। दूसरा, कह रहे हैं कि भारतीय संघ प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर बनेगा, दूसरा पॉइंट। फिर कह रहे हैं कि शक्ति का जो स्रोत होगा वो जनता में निहित होगा। फिर चौथा पॉइंट, इस गणराज्य में भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता आदि अधिकार प्राप्त होंगे। ये नेहरू साहब कर रहे हैं, कह रहे हैं अपने उद्देश्य प्रस्ताव में। ठीक है ना। अल्पसंख्यकों, पिछड़ा वर्गों, जनजातियों की जो है सुरक्षा की बात ये नेहरू साहब करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव में। फिर कहते हैं कि संघ की एकता, अखंडता और अछूतता को बनाए रखा जाएगा। फिर विश्व शांति एवं मानव कल्याण की बात करते हैं। तो ये सब सारी बातें जो है किसमें की जाती हैं? नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में। यही नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके जो है 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है और इसी का संशोधित रूप आगे चल करके उद्देश्य का यही क्या बनता है? आगे चल करके प्रस्तावना बनता है, इंडिया का प्रियम्बल बनता है। ठीक है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई बैकग्राउंड आपसे पूछे कि इंडिया का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है संविधान का, वो कहां से उभर करके आया, बैकग्राउंड उसका क्या था, तो मुझे उम्मीद है कि अब आप बता ले जाएंगे। ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखना जरा कि संविधान, अच्छा संविधान सभा जो है वो 2 रूपों में कार्य कर रही थी। संविधान को 2 रूपों में कार्य, संविधान सभा यहाँ पे लिख लीजिए, संविधान सभा 2 रूपों में कार्य कर रही थी। एक तो संविधान निर्माण का काम कर रही थी। जब संविधान निर्माण का काम संविधान सभा करेगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब करेंगे। लेकिन संविधान सभा ही कानून का निर्माण भी कर रही थी। ठीक है ना। चूंकि समझना जरा, आम चुनाव जो हुआ था वो 1952 में हुआ था, 51-52 में। तो संसद जो है विधायी निर्माण की प्रक्रिया जो है 52 के बाद स्टार्ट करती है। ऐसे में आप देखेंगे कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में ही हो गया। तो ये किसने किया था?
पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में ही हो गया था, वो संविधान सभा ने किया था। ठीक है, तो यहां पर अधिनियम हो रहा है ना, यहां पर जो है कानून का निर्माण हो रहा है। तो कानून का निर्माण की जब बात आएगी तो उतने समय जो है संविधान सभा की अध्यक्षता कौन करते मिलेंगे आपको? जीवी मावलंकर साहब मिलेंगे। तो ये दोनों पॉइंट काफी गुड पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। फिर देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं संविधान सभा की समितियां। अब समझना जरा, तमाम ऐसी समितियां हैं, ऐसे ऐसे तमाम समितियां हैं, 15 महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी समितियां हैं, 15-18। और ये क्या कर रही हैं कि इनको अलग अलग प्रकार के कार्य दिए जा रहे हैं कि किसी को जो है नागरिकता, किसी को न्यायपालिका, किसी को मौलिक अधिकार, किसी को जो है प्रांतीय आयोग, किसी को कार्य संचालन। तो ऐसे कई समितियां हैं, सबको अलग अलग कार्य दिए जा रहे हैं। तो ये क्या करेंगी कि अपने कार्य को इकट्ठा करेंगी, और जब अपने कार्य को करके इकट्ठा करेंगी तो उसी का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, और ड्राफ्ट पे फिर जांच होगी, रिसर्च होगा, संशोधन होगा, बार बार बहस होगी, और आगे चल करके जो है वही क्या कहलाएगा? भारत का प्रस्तावना कहलाएगा। तो ये जो समितियां हैं, समितियों की बड़ी भूमिका रही संविधान के निर्माण में। तो क्वेश्चन पूछता है कि फला समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे, इसका कार्य क्या था, वगैरह वगैरह ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो जितनी भी समितियां थी सारे समितियों के हम लोग अध्यक्ष देखेंगे, और फिर उसके बाद प्रारूप समिति के कार्य, उसके अध्यक्ष, उसके सदस्य, सारा कुछ जो है डिटेल से देखने वाले हैं। तो आते हैं संविधान सभा की समितियां। तो अब यहां पे देखना जरा कि संविधान सभा द्वारा संविधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए समितियों का गठन किया गया था, जिसमें प्रमुख 15 जो है प्रमुख समितियां थी और 8 बड़ी समितियां थी। ठीक है ना। तो ये जो है आप एक भूमिका तैयार बता सकते हो कि भाई संविधान सभा का निर्माण करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर जांच और विचार करने के लिए समितियों का गठन किया गया था, जिसमें 15 प्रमुख और 8 बड़ी समितियां थी। ठीक है ना। अब देखना जरा, हम थोड़ा सा टेक्निकी ढंग से जो है याद करेंगे कि किन के अध्यक्ष कौन कौन है। तो संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति और राज्यों के लिए समिति, ये जो 3 समितियां हैं, तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन है? नेहरू, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू साहब। एक समिति और लिख सकते हैं जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति की जो जांच के लिए भी एक समिति गठित की गई थी, प्रारूप समिति, इसकी जांच के लिए। तो जो जांच के लिए समिति गठित की जाती है उसके भी अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हैं। तो 4 के, एक संघ संविधान समिति, संघीय समिति, शक्ति समिति, राज्यों के लिए समिति और प्रारूप समिति की जांच के लिए गठित समिति। किसके? इनके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू साहब हैं। ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट, देखिए जरा, राजेंद्र प्रसाद किनके अध्यक्ष हैं? नियम प्रक्रिया समिति, संचालन समिति, ध्वज या झंडा पर तदर्थ समिति, वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति। इनके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक बार और सुनना, नियम प्रक्रिया समिति, ठीक है ना, संचालन समिति, ध्वज या झंडा पर तदर्थ समिति, वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर जरा देखना, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों के संरक्षण के लिए परामर्श समिति। एक बार और सुनिए, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों के संरक्षण के लिए परामर्श समिति और प्रारूप और जो है प्रांतीय संविधान समिति, दोनों के अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल साहब हैं। एक चीज नोट हमने लगाया है यहाँ पे कि मौलिक अधिकारों से संबंधित एक उप समिति गठित की गई थी। इनको लेकर के बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन है? जेबी कृपलानी है। अगर मौलिक अधिकारों पर क्वेश्चन करे कि मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों के संरक्षण के लिए परामर्श समिति, तो सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के भी सरदार पटेल हैं। लेकिन मौलिक अधिकारों पर एक उप समिति गठित की गई थी, देखिए उप समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन है? जेबी कृपलानी साहब हैं। ठीक है ना। कार्य संचालन समिति, के.एम. मुंशी। केवल संचालन समिति पूछे तो राजेंद्र प्रसाद को देखा, देखे संचालन समिति, लेकिन कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। ठीक है ना। अल्पसंख्यकों पर उप समिति तो एच.सी. मुखर्जी। अब यहां पर जरा देखना आप कि सर्वोच्च न्यायालय तथा नागरिकता पर तदर्थ समिति गठित की गई थी। यश वरदाचारी इसके अध्यक्ष थे। इस संविधान सभा के ऐसे मेंबर हैं जो सदस्य नहीं है, संविधान सभा के सदस्य नहीं है, फिर भी ये समितियों की अध्यक्षता कर रहे हैं। काफी माइंडेड व्यक्ति थे। फिर संघीय संविधान के वित्तीय मामलों से संबंधित समिति, ये नलिनी रंजन सरकार, बेहतर जो है इकोनॉमी का नॉलेज इनके पास था, तो इसलिए संघीय संविधान के वित्तीय मामलों से संबंधित समिति गठित की गई थी। उसकी जो है अध्यक्ष नलिनी रंजन सरकार हैं। ये भी जो है संविधान सभा के मेंबर नहीं है, फिर भी इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया है काम करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि सारा कुछ जो है समितियां कंफर्म हो गई होंगी। आगे अब हम लोग देखने वाले हैं प्रारूप समिति। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। और अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो काफ़ी कंटेंट हम डिलीवर कर देते हैं, ठीक है ना।
तो कल मिलते हैं और प्रारूप समिति को पूरा डिटेल से देखते हैं कि प्रारूप समिति की क्या योग्यता रही और इसने प्रारूप समिति पर किस प्रकार काम किया और क्यों जो है संविधान का निर्माण करता, संविधान का पिता और संविधान का जो है एक कह सकते हैं कि पिता, भारतीय संविधान का निर्माता B.R. अम्बेडकर साहब को कहा जाता है। तो सारा कुछ कल क्लियर होगा, ठीक है ना, कि क्या वाकई ये कहना ठीक है या नहीं ठीक है। सारा कुछ जो है हम कल कंफर्म करते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।